बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईपीआर कब स्टार्ट हुआ उसकी डेट भी याद कर लीजिए, 30 अप्रैल 1956। बच्चों आपको याद होगा जब मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स के रोड मैप दिखाए थे, तो 1951 में जब फर्स्ट 5 प्लान आया था 56 तक, तो उसमें मेनली फोकस एग्रीकल्चर पे किया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो इंडस्ट्री पे फोकस करा ही नहीं, थोड़ा बहुत किया। लेकिन जब दूसरा 5 ईयर प्लान आया 56 से 61 तक, तो उसमें मेनली फोकस किस पे किया गया था? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। और मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, वहां पे एक पर्सन थे, महालानोबिस। महालानोबिस एक आर्किटेक्चर थे पूरे उस 5 ईयर प्लान के, और 1956 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। जब सेकेंड 5 प्लान आया ना, तो 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया क्या? आईपीआर। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है, पॉलिसी पता है क्या होता है? पॉलिसी आपने पढ़े थे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। पॉलिसी मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ, है ना। तो ऐसे बच्चों इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशन निकाले गए थे पैकेज में, और उसको बोला गया क्या? आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। अगर आपके एग्जाम में आए कि आईपीआर पहली बार कब आया था, तो वो 1948 में आया था, जब हमारे देश में कोई भी सरकार नहीं थी। लेकिन वो अप्लाई इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अप्लाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया ना? 1950 में। सरकार कब बनी? देश में अप्लाई होने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो इसलिए 1948 में जो आईपीआर आया था वो इतना अनऑफिशियल था, लेकिन अब तक हमारी सरकार बन चुकी थी, तो अब जो आईपीआर आया है वो ऑफिशियल आईपीआर था। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि फर्स्ट आईपीआर कब आया था, तो वो ना ऑफिशियल लिखा ना अनऑफिशियल, तो आप उसको 1948 में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑफिशियल आईपीआर पूछेगा तो आपका आंसर 1956 होगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? आईपीआर आपका 1956 में आया था, फर्स्ट ऑफिशियल आईपीआर। क्या होता है आईपीआर? आईपीआर मींस अ कंप्रेसिव पैकेज, मतलब बहुत सारे पॉलिसी का पैकेज जो क्या करता है? इंक्रीज विच कवर द वेरियस इश्यूज। मतलब ये लाया गया था ताकि जितने भी इश्यूज आ रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों क्या कर सके? कवर कर सके, कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। जो अलग अलग पूरे कंट्री में अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को कवर करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। अब आपको पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी पॉलिसी लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो बच्चे इसे हम कहते हैं फीचर्स ऑफ आईपीआर, कि आईपीआर में क्या क्या लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आपको याद है ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे गवर्नमेंट क्या लिखा है? एचआईवी सीड्स ये करो वो करो, है ना। एचआईवी सीड यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी ले आई, पॉलिसी मतलब रूल्स ले आई। उसमें क्या था? उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर रही है, आपकी मर्जी, आप यूज करें या ना करें एचआईवी सीड्स, है ना। लेकिन इसमें क्या है? ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा हर बिजनेसमैन को। समझ में आया? क्योंकि ये इनिशिएटिव नहीं है, ये क्या है? पॉलिसी है। पॉलिसी मतलब रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। तो आईपीआर में क्या क्या पॉलिसीज आई? सबसे पहला पॉलिसी क्या है? सीधे बैठो सभी के सभी, और सही से बस सीधे बैठो, ठीक है। क्या क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया था ना क्या होता है। फर्म और इंडस्ट्री में फर्क होता है ना। बहुत सारे फर्म को मिला दो, क्या बन जाता है? जैसे बहुत सारे ब्रांड को मिला दो कपड़ों के, तो क्या बन जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रांड को मिला दो तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। ऐसे ही हम फर्म को डिवाइड नहीं कर रहे, किस पर डिवाइड कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज को अलग डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप अभी एक एजुकेशन इंडस्ट्री में बैठे हो, है ना। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कोचिंग इंडस्ट्री हैं, इसमें आप ये भी एक आता है। तो बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने क्या करा? इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट ने इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया, और 3 पार्ट में किया। वो 3 पार्ट आपके सामने है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। कैटेगरी 1 बोलो, कैटेगरी 2 भी, और सही में आया। लेकिन किन इंडस्ट्री को रखा गया कैटेगरी 1 में, 2 में और 3 में? अब वो भी समझिए बच्चों। आपको याद है पीएसयू? पीएसयू क्या था? पता ना पूरा नाम क्या था उसका? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब क्या था?
क्या मतलब, क्या अगर किसी को समझाओ तो पीएसयू क्या होता है? जो इंडस्ट्री किसके अंडर में है, जो इंडस्ट्री किसके अंडर में है उनको बोलते हैं पीएसयू। और गवर्नमेंट ने जितनी इंडस्ट्री अपने कंट्रोल में करा था उन सबको किस में डाल दिया? शेड्यूल ए में। किसमें? पढ़ के देख लो, ये लिखा है दोज इंडस्ट्री। क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली पहले ये इंडस्ट्री थी ही नहीं पहले, क्योंकि 1957 से पहले अगर थी भी तो किसके हाथ में थी? ब्रिटिश गार्ड के हाथ में थी। समझ में आया? तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है? नमस्ते नमस्ते, चलो इसके अंदर चले जाओ जल्दी 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 जल्दी। चलिए बच्चा इधर। तो जितने भी पीएसयू गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में किए थे, और आपको ये भी पता है क्यों कंट्रोल में किए थे, हम पढ़े थे ना, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंसेंटिव, सोशल जस्टिस, ये सब रीजन पढ़ा था हमने पीएसयू के। और मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने कितने इंडस्ट्री अपने कंट्रोल में किए हैं, और उन्हीं सभी इंडस्ट्री को किस में डाल दिया गवर्नमेंट ने? शेड्यूल ए में। क्या यही लिखा हुआ है शेड्यूल ए में? आप एक बार खुद से सेल्फ लर्निंग करिए, पढ़ के देखिए क्या यही लिखा है शेड्यूल ए में? क्या लिखा है? क्या लिखा है? Those industry would be established and development exclusively as a public sector enterprises। मतलब वो सारे इंडस्ट्री जो डेवलप किए गए, जो स्टार्ट किए गए गवर्नमेंट के अंडर में। और कितने इंडस्ट्री थे वो? बट नॉट 17 बिजनेस। ये 17 फर्म नहीं है, 17 बिजनेस नहीं है, 17 इंडस्ट्री है। तो फर्म कितने होंगे पता नहीं, है ना? बिजनेस कितने होंगे, और वो कौन कौन से बिजनेस है, वो कौन कौन से इंडस्ट्री है, मैं आपको पिक्चराइज दिखा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ लाइक आर्म्स एंड एम्युनिशन, मतलब ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी में उस टाइम आता था, गवर्नमेंट बनाती थी। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, जहां पे खदान वगैरह होता है, जैसे कोयला निकालना या फिर कोई मतलब इंडस्ट्री होती है ना जो मिनरल्स निकालते हैं, वो सब भी गवर्नमेंट देखती थी उसको। और उसके बाद एयरक्राफ्ट, अभी तो प्राइवेट कंपनी बहुत सारी आ चुकी है, लेकिन 1991 से पहले 1951 से 1990 तक सरकारी कंपनी थी, और उसका नाम था एयर इंडिया। तो पूरे एयरक्राफ्ट में एक ही कंपनी हुआ करते थे, और उसका मतलब वो इंडस्ट्री किसके कंट्रोल में था? गवर्नमेंट के, इसलिए पीएसयू में था वो भी। उसके बाद क्या है? नॉट ऑयल, क्या? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आता है बाहर से, कभी पेट्रोल डीजल नहीं आता बाहर से, बाहर से कच्चा तेल आता है, उसी को रिफाइनरी करके पेट्रोल डीजल, है ना, ये सब अलग किया जाता है। उसके बाद क्या है? और जो आज भी आईआरसीटीसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। और एक और क्या है? शिपिंग। आज नहीं आता, पर 1990 तक आता था। 1990 तक ये वाली इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट ही चलाती थी, कोई और प्राइवेट कंपनी नहीं आती थी इसके अंदर। शेड्यूल बी में क्या है? नहीं, अभी नहीं। शेड्यूल बी में क्या है? वो इंडस्ट्री जो प्राइवेट रहेंगी, पर उस प्राइवेट कंपनी में क्वांटिटी कितना डिसाइड होगा और प्राइस क्या रहेगा वो गवर्नमेंट बताएगी। और ऐसे कंपनियों को, जैसे मान लो तुमने कोई दुकान खोल ली या कोई फैक्ट्री लगा ली, तुम सरकार नहीं हो, तुम प्राइवेट हो, लेकिन गवर्नमेंट बता रही है कितनी क्वांटिटी रहेगी और कितना प्राइस रहेगा। उन सभी इंडस्ट्री का रख दिया गया शेड्यूल बी में, ठीक है। 12 इंडस्ट्री थी ऐसी, आप देख सकते हैं। पहला एल्युमिनियम इंडस्ट्री, आफ्टर माइनिंग इंडस्ट्री उसे कहते हैं, जहां देखो जो खदान है वहां से मिनरल्स निकला, और मिनरल्स कहां पहुंचे? फैक्ट्रियों में। मिनरल्स का कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट, शेड्यूल ए में। पर जो कहां जा रहा है वो फैक्ट्री, फैक्ट्री किसी प्राइवेट कंपनी की है, पर तब भी कंट्रोल गवर्नमेंट का है। काम वो कर रहा है, पर कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का। इसे बोलते हैं आफ्टर माइनिंग इंडस्ट्री। इसके बाद क्या है? मशीन वगैरह, टूल्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह, ये सब प्राइवेट कंपनी बनाती थी, पर कंट्रोल पूरी तरह गवर्नमेंट का होता था। शेड्यूल सी में बचे कुछ, शेड्यूल सी में बचे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटी मोटी दुकान लगा रहा है, तो वो सब बचे कुछ जितने ही बिजनेस रह गए सब किसमें डाल दिए? शेड्यूल सी में। तो बच्चे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पहला क्या? आईपीआर। पहला आईपीआर क्या था? पहला आईपीआर क्या था? शांत रहना, इसको खोल दो। पहला आईपीआर क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सुनते हैं ना, रिकॉर्डिंग चालू है। दूसरा आईपीआर है लाइसेंसिंग। दूसरा आईपीआर क्या है? लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। दूसरा आईपीआर क्या है? आईपीआर क्या होता है पता चल गया आपको? आईपीआर कोई इनिशिएटिव है या रूल है? रूल है जिसके अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला रूल क्या था? गवर्नमेंट ने
कहा कि कुछ इंडस्ट्री मेरे कंट्रोल में रहेंगी, आप लोग इस इंडस्ट्री कोई फॉर्म नहीं खोल सकते। अगर एयरक्राफ्ट मेरे अंडर में है तो आप कोई नई कंपनी एयरक्राफ्ट की नहीं खोल सकती, रूल है इंडिया का। ठीक है। सेकंड केस में क्या रखा गया, सेकंड शेड्यूल में आप लोग चला सकते हो, लेकिन क्वांटिटी और प्राइस हम बताएंगे, उसी पे बेचोगे, उसी इतनी क्वांटिटी बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर HMT घड़ी बना रहे हैं, आप अगर A1 साइकिल बना रहे हैं, आप अगर स्कूटर चेतक बना रहे हैं, याद है स्कूटर चेतक, गियर लगता था ऐसे, यही होते थे हमारे इंडिया में उस टाइम पे। तो आप प्राइवेट कंपनी में आते हो, लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी बेचने की और किस प्राइस बेचोगे वो हम डिसाइड करेंगे। और बचा कुचा सारा बिजनेस शेड्यूल बी में, सी में। ये पहला IPR हो गया। क्या बोलते हैं इस IPR को, क्या था इस पॉलिसी का नाम, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। दूसरा है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वाले से भी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट ने लाइसेंस सिस्टम शुरू कर दिया। लाइसेंस सिस्टम में क्या था, लाइसेंस सिस्टम में क्या सिस्टम होता है जहां रिटर्न परमिशन ले जाती है। आप लोगों को रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको एक बिजनेस शुरू करना है। आज ऐसा नहीं है, आज हर बिजनेस में लाइसेंस नहीं होता, रजिस्ट्रेशन होता है बस। लेकिन उस टाइम पे हर बिजनेस में क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता। लाइसेंस क्या है कि रिटर्न परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट आपको परमिशन देती थी किसके लिए, एक नया बिजनेस ओपन करने के लिए, या फिर अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं अपने गुड्स में, क्वांटिटी में या डिजाइन में या कुछ कलर में कुछ भी चेंज करना हो, तो भी क्या चाहिए उसके लिए अलग से लाइसेंस। और तीसरा, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है ना, एक और नई ब्रांच ओपन करनी है, मान लो एक दुकान वहां खुली हुई है, एक फैक्ट्री यहाँ है, एक फैक्ट्री यहाँ लगानी है, तो भी क्या लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आपको नया बिजनेस शुरू करना है, लाइसेंस उसके लिए भी है, लाइसेंस इसके लिए भी है क्योंकि आपको डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई मतलब कुछ चेंजेस करना है, और लाइसेंस इसके लिए भी है क्योंकि आपको एक्सपेंशन करना है। इफ यू वांट टू एक्सपेंशन योर बिजनेस, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिटर्न में मिलता था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते थे, ये रूल था। हाँ वो वो अलग बात है, छोटे मोटे बिजनेस शुरू हो रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल बिजनेस शुरू करना है ना, तो क्या चाहिए आपको, लाइसेंस चाहिए था। समझ में आया। तो लाइसेंस सिस्टम शुरू किया गया इस चीज में। समझ में आया कि किस चीज पर, तीन चीज पे, ना कि सिर्फ नया बिजनेस, उसको बढ़ाना भी है तो भी लाइसेंस देना है, और कुछ चेंजेस करने हैं गुड्स में, प्रोडक्शन में, तो भी लाइसेंस, और हाँ कुछ भी चेंज करना हो। दूसरी बात इसमें यह भी है कि आपको लाइसेंस जल्दी भी मिल जाएगा दूसरे कंपैरिजन में, अगर अपना फैक्ट्री अपना बिजनेस आप कहाँ ओपन करते हैं, बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई गया गवर्नमेंट के पास कि हमें लाइसेंस दे दो बिजनेस करना है, तो वहां पे एक शर्त रखी जाएगी कि अगर आप अपना फैक्ट्री कहाँ ओपन करते हैं, रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, तो आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अनदर। और दूसरा, ये तो आपको फायदा मिलेगा, साथ साथ एक और फायदा भी है कि अगर आप वहां ओपन करते हो तो साथ हम आपसे टैक्स भी कम लें, GST वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम ले लेंगे आपसे। तो आपको दो फायदे मिलते थे बस क्या करने पर, बोलो, बैकवर्ड एरिया में बिजनेस अगर ओपन कर रहे हो तो आपको दो फायदे मिल रहे हैं, एक लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा, दूसरा कुछ कंसेशन, मतलब कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता था किसी बिल पर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या टैक्सेस बिल हो, इन सब पर। समझ में आया। तो दो रूल्स हो गए, दो पॉलिसी हो गए। पहला क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तीसरा क्या है, बता सकता है कोई, तीसरा है इंडस्ट्रियल कंसेशन, या पहले पढ़ चुके हो लाइसेंस के अंदर ही। इंडस्ट्रियल कंसेशन होता है इंडस्ट्रीज को क्या दो, फायदे प्रोवाइड करो, पर किस इंडस्ट्री को बताया था मैंने, जो कहां ओपन होंगे, बैकवर्ड एरिया में ओपन हो। अच्छा, ऐसा क्यों करा गया गवर्नमेंट ने, क्यों करा, बताओ किसका, रूरल एरिया में डेवलपमेंट लेट होता है, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है ना, वहां की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डाउन है एज कंपेयर टू शहर मतलब अर्बन एरिया से। इसलिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था कि अगर आप वहां ओपन करते हो तो हम आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपका भी फायदा है इसमें, वहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट सस्ते पड़ेंगे, लोग एम्प्लॉइज जो हैं, वेज रेट आपको सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। 3 पॉइंट हो गए।
और चौथा कोई रूल नहीं है, ये इनिशिएटिव है पर आता इसी के अंदर है, और ये पॉइंट तो है, साथ साथ अलग टॉपिक भी है, और इसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो बच्चे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब हम कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये IPR का कोई रूल नहीं है, फिर से बता देता हूं, फिर भी इसके अंदर रखा गया है। इस साथ में अलग टॉपिक भी है, और टॉपिक का नाम है SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अभी क्या होता है समझा, इंडस्ट्री मतलब समझा ना, इंडस्ट्री होगी कोई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आज भी है, उस टाइम से भी थी, लेकिन दोनों का डेफिनेशन थोड़ी बदल गई है आज के टाइम पे। उस टाइम पे जब नया नया स्टार्ट हुआ था देश हमारा, आजाद भारत जब शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे SSI को डिफाइन किया गया था 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को। अगर आप अपने बिजनेस में 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और सब कुछ 5 लाख तक लगा हुआ है, तो आपका बिजनेस किस में आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और आज जो अमाउंट है वो हो गई है 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, आज अगर आपके बिजनेस में 10 करोड़ तक लगा हुआ है पैसा, तो वो 10 करोड़ तक बिजनेस अगर है, जैसे फॉर दुकान है, दुकान में माल लगा होता सारे, मतलब कपड़े की दुकान है या फिर परचून की दुकान है, कोई भी दुकान है, 10 करोड़ तक का अगर बिजनेस चल रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो भी किस में आएगा, छोटे बिजनेस में ही आएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही आएगा। पर आप 10 करोड़ का आंसर मत लेना, 5 लाख का लिखना, क्योंकि हम बात 1950 टू 1990 कर रहे हैं, ना कि 2025 कर रहे हैं। बात समझ में आई? अगर वो आज का, हाँ आप बाद में लिख सकते हो कि नाउ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइन ना कितने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लास्ट में लिख सकते हो लाइन ऐड करके। अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने IPR में SSI को इंपॉर्टेंस क्यों दिया, और क्या लिखा लास्ट में पता है? लास्ट IPR क्या था? डेवलपमेंट ऑफ SSI, नॉट SSI, डेवलपमेंट ऑफ SSI। डेवलपमेंट करो किसका? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तो बच्चे 4 पॉइंट हो गए IPR में, कौन कौन से? एक क्लासिफिकेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंस, तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन, चौथा डेवलपमेंट ऑफ SSI। अब बात यह है कि SSI क्या होता है, उसको अब डिफाइन करेंगे हम। मैंने कर दिया, 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस को हम SSI कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसको डेवलप करना क्यों चाहती थी? SSI को डेवलपमेंट करना क्यों चाहती है? क्योंकि उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ SSI, ताकि आपको साफ पता चल जाए कि गवर्नमेंट आखिर अपने इतने बड़े पॉलिसी में SSI को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया, ताकि आप समझ सको कि हाँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए। सबसे पहली चीज बता रहा हूं आपको, SSI के इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस है, इसमें लिखा हुआ है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक बड़ी अगर फैक्ट्री है, 20 करोड़ 30 करोड़ की फैक्ट्री भी होगी, तो उसमें कितने लोग काम कर रहे होंगे? फैक्ट्री में मशीनें महंगी तो होती हैं, महंगे, और मशीनों चलाने के लिए कितने लोग चाहिए? चलो मान लेते हैं 1000 लोग, 1000 लोग ज्यादा हो गया मेरे से। 20 करोड़ की मशीनों में मुश्किल से मुश्किल 100 लोग, 150 करोड़, बस 150 लोग, ठीक है, इतना ही होता है। तो 100-150 लोग काम कर रहे होंगे, है ना? तो इतना पैसा लगाने पर सिर्फ कितने लोग कमा पा रहे हैं? 100 लोग। 20 करोड़ में कितने छोटे बिजनेस खुलेंगे और कितने लोग कमाएंगे? हाँ या ना? तो बताओ किसका बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है? तो ये बोला गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ओपन डेवलप किया जाए, ताकि, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा कहाँ मिलती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और पता है ये दुकान जितनी खुलती है सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, इसमें मालिक तो कमा रहे हैं, साथ साथ छोटू को भी कमा रहे हैं, कमाने दे रहे हैं। छोटू मतलब मुझे नहीं, छोटू मतलब जो उसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, छोटू, वो वाले छोटू। कर दो, फोन कर दो। तो इसको बताओ कि
हाँ जी बच्चे, तो पहला इंपॉर्टेंट, हेलो, एसएसआई का एक ही टॉपिक है, सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप क्यों करना चाहती थी गवर्नमेंट, क्योंकि क्या करता है ये, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एसएसआई आर लेबर इंटेंसिव। क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव, पता है क्या होता है, अपने माइक्रो, बिल्कुल लेबर ज्यादा मशीनें कम, तो लेबर ज्यादा होते हैं, देयरफॉर इसीलिए दे हैव जनरेट यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अ कंट्री। तो बच्चों इसलिए गवर्नमेंट ने इसको डेवलप करने का प्लानिंग किया था उस टाइम पे। दूसरा, फेवरेबल एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो। फेवरेबल मतलब होता है अच्छा, फायदा। एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो, एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो अच्छा है किसका, एसएसआई का। अभी क्या होता है पहले समझो, फिर आप खुद समझ पाओगे क्या बोलना क्या चाह रहा है बच्चों। कैपिटल का मतलब पैसा लगाना बिजनेस में, और बिजनेस में कैपिटल लगाने से आप कमाते हो। तो आप लार्ज स्केल में पैसा लगाने से कमाओगे, वो ज्यादा कमाई किस में है, लार्ज वाले में या स्मॉल वाले में, लगाने पे कमाना कितना है। तो यहां पे एक एवरेज आंसर दे रखा है कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी बिजनेस में, अगर लार्ज स्केल में करोगे, नहीं स्मॉल स्केल में, तो कितने लोग कमाएंगे उससे, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने से 14 लोग की इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलेगा, 14 लोग को। लेकिन अगर वही 10 लाख आप बड़े बिजनेस में लगा दोगे तो उससे सिर्फ कितने लोगों को मिलेगा जॉब, 2 लोगों को, क्योंकि बड़े बिजनेस जो होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, मशीन चलते हैं उसमें, और मशीन को चलाने के लिए सिर्फ 1-2 लेबर बहुत होता है ना। तो इसलिए इसमें बोला गया कि कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट रेशियो बेहतर है किसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, आप कितना पैसा लगा रहे हो और उससे कितने लोग कमा रहे हैं। और फेवरेबल मतलब यहाँ पे बेहतर है। अब बात किसकी चल रही है अभी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो उसकी बात हो रही है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेहतर है किससे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, किस मामले में, एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो के मामले में। और डाटा दे रखा, ध्यान रखना, 10 लाख रुपए लगाने पर 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और लार्ज में कितने करते हैं, बस 2%। चलिए इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोग खुद से कमा, जैसे मैं भी अभी सामने आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही हूं। मैं अगर यहां से गया तो कमाई नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है कि कोई और आके पढ़ा दे, है ना। एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीनों खुद से कमाते हैं, फिर भी तीनों का अलग अलग नाम दिया गया है। सुना है कभी, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर से कहते हैं जो स्किल लगाता है, जैसे मैं भी अभी इस टाइम पे एंटरप्रेन्योर हूं, पर एंटरप्रेन्योर के साथ साथ मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं हूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योर होता है जो अपनी स्किल लगाता है चीजों को प्रेजेंट करने में, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है कि जहां वो लगा तो है खुद कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जहां वो हटा अब उसका बिजनेस बंद। लेकिन बिजनेसमैन वो होता है जहां वो दिमाग भी लगा रहा है, लेकिन अगर वो हट गया ना 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तब भी उसका बिजनेस चल रहा है, तब भी उसका बिजनेस चल रहा है, उसे कहते हैं क्या, बिजनेसमैन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे क्या लिखा है बच्चे, क्या लिखा है यहाँ पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब लोग खुद से कमाते हैं। ठीक है, और क्योंकि पैसा कितना चाहिए, बस 5 लाख तक, 0 से लेके 5 लाख तक। मतलब अगर आपके पास 10,000 भी है तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास 100 रुपए भी है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उस टाइम पे 1950 में 100 रुपए भी काफी बड़ी अमाउंट होती थी। ठीक है, 1000 रुपए में 100 गज प्लॉट बिकते थे उस टाइम पे, सच में 100-200 गज सिर्फ 1000 रुपए में बिकते थे। वो भी मैं ये भी बहुत वो बता रहा हूँ, महंगा बता रहा हूँ, इससे सस्ते बिकते थे, है ना। तो 100 रुपए कितनी बड़ी अमाउंट होती थी। आज लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं ठेली लगा के कम अमाउंट में, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है।
उस तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोट करता है किसको, एक्सपोर्ट को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब हम सामान बाहर बेच रहे हैं तो उन सामानों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बनाए हुए सामान भी होते हैं जो बाहर बिक रहे हैं। क्लियर? जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया अपनी फैक्ट्री में, आपका 5 लाख से ऊपर वाली फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्ट बाहर बेच रहे हैं और बिक भी रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देश के एक्सपोर्ट में आपका भी कंट्रीब्यूशन है ना, प्रमोट, देश के एक्सपोर्ट में प्रमोशन आपका भी चल रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रमोट एक्सपोर्ट। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंस है हमारी, बहुत सारे इंपॉर्टेंस में, लेस कैपिटल इज रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करने में आपको बहुत कम पैसे जरूरत पड़ती है। कितने पैसे? 0 से स्टार्ट है भाई, 0 से स्टार्ट है, कहां तक, 5 लाख तक। अभी का अमाउंट मत बोलना, अभी तो 10 करोड़ चल रहा है। 0 से कहां तक, 5 लाख तक। मैं 0 की बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपका बिजनेस 10 रुपए से स्टार्ट हो रहा है तो शुरू करो, शुरू करो। कोई बिजनेस है, कोई दिमाग चल रहा है कि 10 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, कर दो। ठीक है, तो लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। हाँ, हो सकता है उस टाइम पे 10 रुपए में, मान लो कोई बंदा 10 रुपए में मिट्टी लेके आया, चिकनी मिट्टी बहुत सारी लिया है, उससे उसने अपने हाथों से क्या बनाया, मूर्ति बनाई, और हर मूर्ति को 10 में बेचा। और कितनी बनाई, मान लो 20 मूर्ति बना ली, तो 10 रुपए से लाके 200 में सामान बेच रहा है। कमाया नहीं उसने? 200 में बहुत होते थे उस टाइम भाई। हमारे हमारे पापा ने एक दिन के 15 रुपए कमाए हैं। हमारे पापा ने एक दिन के कितने कमाए हैं, 15 रुपए। जो आज लेबर कितने हैं, 1000 रुपए। और ये बात ज्यादा नहीं, 1990 की बात है। 1990 1988 में दिहाड़ी के जो पैसे होते थे, लेबर के पैसे, वो कितने होते थे, 15-20 रुपए होते थे। और उस टाइम पे कोई बैंक में जॉब भी कर रहा है ना, सुनो ये बात, उस टाइम पे कोई बैंक में जॉब भी करता था, सरकारी बैंक में, एसबीआई में, उनकी सैलरी होती थी कितनी, 600 रुपए। एक जानता हूं मैं एक अंकल को, वो कहता था कि हमारी 1988 में हमारी सैलरी, सरकारी जॉब थी हमारी, और सैलरी कितनी आती थी, 600 रुपए, 500 रुपए, 550 रुपए ऐसे। उनको पेंशन आती है 50,000 में। आगे जॉब नहीं कर रहे पर उनको पेंशन 50,000 में आ रही है, पर उनकी सैलरी उस टाइम पे कितनी थी, 500-600 रुपए। ये उस टाइम का रेट था, उस टाइम पे रेट था। अगर कोई लेबर काम करने जा रहा तो सोचो 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, कम पैसों में शुरुआत हो जाती थी इसकी। अच्छा, प्रमोट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये प्रमोट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्या मतलब इसका, आपको पता है ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। अब फिर से शुरुआत, आजाद भारत में फिर से इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करना शुरू करा। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री किस में आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं होता 10 करोड़ से ऊपर चला जाए। ये सब भी क्या है, नॉर्मल हाथों से बनते हैं चीजें, और कोई करोड़ों का बिजनेस तो हो सकता है ये। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया। एक और इसमें आता है, फुलफिल द नीड ऑफ, पढ़ो, मीडियम एंड लार्ज। अगर एमडीएच मसाले हैं तो क्या एमडीएच के खुद के खेत हैं जहां से वो फसल लेके आता है, मसाले लेके आता है? नहीं, वो छोटे फार्मर्स से मसाले लेता है, उसको रिफाइनरी करके अपने पैकेट में बेच रहा है। इसका मतलब क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो किसान चला रहे हैं अपने खेतों में, वो उनकी बड़ी इंडस्ट्री की नीड को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। अमूल मिल्क का नाम तो सुना ही होगा आपने, अमूल मिल्क सुना है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अमूल मिल्क ने, सुनिए, अमूल मिल्क ने शुरुआत कैसे करी? वो पहले तो अपने आसपास के गांव में गए, और गांव में अगर किसी पास एक भी गाय है, एक भी भैंस है ना, उनसे भी उन्होंने मिल्क लिया और उसको ब्रांड बना के बेचा। आज ऐसी यही प्रोसेस वो क्या कर रहे हैं, पूरे देश में चला रहे हैं। पता नहीं आप गांव से हैं या नहीं, पर आप गांव में अगर देखें तो गांव में जिनका एक गाय भी होगा ना, तो हर सुबह गाड़ी आती है और उस एक बंदे से एक दूध ले जाती है। ठीक है, जो भी आते हैं वो ले जाते हैं, ले जाते हैं। तो बच्चे क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की डिमांड को कौन फिल कर रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हाँ है ना? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से ज्यादा? चलिए फिर आता है बच्चे लास्ट, क्या लिखा है,
इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो एट पार विथ लार्ज इंडस्ट्री। इसका मतलब है अगर आप पैसा लगा रहे हो अपने बिजनेस में तो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, कितने रुपए की क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, और इसे कंपेयर किया गया किससे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, और बोला गया कि एट पार है। एट पार मतलब ऑलमोस्ट सेम है। और इसका एक डाटा है यहाँ पे 48,000 रुपए लगाने पर, 48,000 रुपए लगाने पर करीब 1 लाख रुपए की आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। नहीं, हाँ, 48,000 रुपए लगाने पे कितने रुपए, भाई ऑब्वियसली बात है, आप रॉ मटेरियल जितने का लेके आते हो क्या उतने रुपए में बेचोगे? रॉ मटेरियल लाके उसे प्रोडक्ट बना के महंगे तो बेचोगे। तो आपका 48,000 का रॉ मटेरियल लेके आए और कितने प्रोडक्ट बन गया उससे आपका, किसमें, ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और वही 1 लाख की प्रोडक्शन करने के लिए लाख भी चाहिए, 43, ज्यादा डिफरेंस होना है। तो इसलिए कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट लगाना, पैसा लगाना, और उससे आउटपुट कितना क्रिएट हो रहा है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको कोई, हाँ भाई डिफरेंस 5,000 ऐसे ही, भैया 5,000 डिफरेंस लेके कोई मशीन यूज किया उन्होंने इतनी महंगी महंगी, और तुमने साथ हैंडीक्राफ्ट से बनाया होगा, है ना, वो मशीन खरीद के लेके आओ करोगे तब जाके बिजनेस होगा फिर ये। तो इससे अच्छा बढ़िया क्या है, हैंडीक्राफ्ट मतलब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। चलिए बच्चों, ये खत्म हो गया आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, पूरी तरह खत्म, फिनिश।